आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। 2014 का आखिरी महीना। भारतीय राजनीति में तब नरेंद्र मोदी नाम का तूफान आ चुका था। सर्द मौसम की ठंडी हवा से बिहार सुस्ता रहा था, मगर राजधानी पटना में नरेंद्र मोदी को पहली पटखनी देने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एयरपोर्ट से सटे राबड़ी आवास में एक गाड़ी आकर रुकी। सफेद कुर्ता, पैजामा और काली सदरी पहने एक जदयू नेता गाड़ी से उतरकर अंदर दाखिल हुआ। वो लालू यादव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेशा लेकर आया था। संदेशा दोनों विरोधी दलों के एक हो जाने का, संदेशा जदयू और राजद के गठबंधन का। साल भर पहले नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर नए साथी के तलाश में थे। लालू यादव के पास एक तय वोट बैंक था, लेकिन लालू यादव जनता दल के समय नीतीश से धोखा खा चुके थे। उन्हें दोबारा नीतीश पर भरोसा के लिए मनाना आसान काम नहीं था। नीतीश का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इस संकट में अब नीतीश की गाड़ी दिल्ली के 7 तुगलक रोड आवास की ओर मुड़ी। सफेद कुर्ता, धोती और आंखों पर चश्मा लगाए एक नेता वहां नीतीश का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बात हुई और उस नेता ने राबड़ी आवास में फोन लगा दिया और कहा, लालू जी, बीजेपी के खिलाफ साथ आना होगा। पुराना समाजवाद खतरे में है। कुछ दिनों बाद वो नेता नीतीश के साथ लालू यादव के घर पर मौजूद था। ये मुलाकात टीवी चैनलों की सबसे बड़ी खबर बन गई। बिहार में जदयू राजद का गठबंधन हो गया था और इसके किंग मेकर थे दिल्ली के 7 तुगलक रोड में बैठे शरद यादव। आप कहते हो देश का स्वच्छ भारत बनाना? अरे इसी पार्लियामेंट के भीतर जो सफाई कर्मचारी, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है पता लगाओ। आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर लगा दिया, 7,500 रुपया उनको मिलता है। आप कहते हो भारत को स्वच्छ भारत बनाओगे? नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आज नामी गिरामी में कहानी जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव की। शरद यादव को कुछ जानकारों ने चाणक्य की संज्ञा दी, लेकिन उनकी राजनीति जेपी से लेकर तेजस्वी यादव तक पसरी हुई है। साल 1974 में 25 साल की उम्र में वो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लोकसभा सांसद बने, लेकिन अगले ही साल अजाब की तरह आई इमरजेंसी और उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में सीनियर असिस्टेंट एडिटर और बिहार की राजनीति पर 2 किताबें लिख चुके संतोष सिंह बताते हैं। 1974 में बायपोल जबलपुर में होता है। ये समय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे और उसी समय से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए थे। आप जानते हैं कि वो होशंगाबाद के बाबे गांव से निकल करके और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए तो एक नाम हो गया। तो जब 74 में ये जीत जाते हैं तो एक सनसनी आ जाती है। एक जो इमरजेंसी की बात का जो जनरेशन आता है, लालू जी 77 में जीतते हैं या फिर रामविलास जी भी जीतते हैं, वो बात का जनरेशन है। हालांकि तो रामविलास जी के केस में तो 69 एमएलए बन गए, तो अलग बात है, अलग कहानी है। तो ये जब 74 में जीतते हैं, वो पीक है। नवनिर्माण आंदोलन जो गुजरात से शुरू होता है, उसका वो पीक है। उस टाइम में वो जीतते हैं तो सोशलिस्ट जो कैंप है, खास करके वो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन, वो लीड करना शुरू कर देते हैं। तो अचानक वो जयप्रकाश नारायण के करीब हो जाते हैं। वहां फिर उनकी मुलाकात मधुलिंगे, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, इन सबसे मुलाकात होती है। 21 महीने बाद इमरजेंसी हटाई गई, लेकिन इंदिरा को सबक सिखाने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों ने एक छतरी के नीचे आने का फैसला किया। इस छतरी का नाम था जनता पार्टी, जिसमें चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी हस्तियां कांग्रेस के खिलाफ लामबंदी कर रही थी। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। जनता पार्टी सत्ता में आई और मध्य प्रदेश की जबलपुर सीट से शरद यादव वापस सांसद चुने गए। लेकिन लोभ अच्छे का बेड़ा गर्क कर देती है। जनता पार्टी भी उसी की शिकार हुई। पार्टी 2 धड़े में बट गई। एक धड़े ने मोरारजी देसाई को नेता माना और दूसरा चौधरी चरण सिंह के पीछे हो लिया। शरद यादव भी इनमें से ही एक थे। जनता पार्टी के टूटने के साथ ही जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी वापस आईं, लेकिन 5 महीने बाद ही एक दुर्घटना उनका इंतजार कर रही थी।
विमान हादसे में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी का निधन हो गया। इंदिरा के सामने अब राजनीतिक विरासत को मजबूत करने की चुनौती थी और इसी चुनौती ने राजीव गांधी को सियासी अखाड़े में ला पटका। इंदिरा ने राजीव गांधी को अमेठी लोकसभा उपचुनाव में उतार दिया। दूसरी ओर इंदिरा के कारण प्रधानमंत्री कुर्सी छिन जाने से नाराज चौधरी चरण सिंह बदले की आग में धधक रहे थे। वो राजीव के राजनीतिक सफर पर ग्रहण लगाने की तैयारी में थे, सो उन्होंने लोकदल से राजीव के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला कर लिया और नाम आया शरद यादव का। मगर जबलपुर मध्य प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बना रहे शरद यादव अमेठी से चुनाव लड़ने को राजी नहीं थे। जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख ने भी शरद पर दबाव बनाया, लेकिन बात नहीं बनी। तभी चौधरी साहब ने एक रोज शरद यादव को बुलाया और कहा कि तुम्हें हमारे साथ एक ज्योतिषी के पास चलना होगा। दोनों ज्योतिषी के पास पहुंचे और उसने भविष्यवाणी कर दी कि शरद यादव अगर अमेठी से चुनाव लड़े तो निश्चित जीतेंगे और यह आगामी चुनाव में इंदिरा की हार का कारण भी होगा। इस बात ने चौधरी साहब को और ज्यादा प्रभावित कर दिया। अब दबाव वापस से शरद यादव पर था, लेकिन वो नहीं माने। शरद का हठ देखकर चौधरी साहब भड़क गए और बोले, तुम डरपोक हो शरद, राजनीति में आकर हारने से डरते हो। चरण सिंह की ये बात शरद को चुभ गई। उन्होंने लोकदल से अमेठी का पर्चा भर दिया, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। शरद यादव 2.25 लाख से ज्यादा मतों से हार गए। उन्हें केवल 21,000 वोट मिले। 1984 में वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से वापस लोकसभा चुनाव हारे, जिसके बाद 1986 में लोकदल ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर जर्नलिस्ट पुष्यमित्र बताते हैं, शरद यादव बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गए और जो इमरजेंसी का संघर्ष था उसके बाद उन्होंने संघर्ष नहीं किया और जितने बड़े नेता थे सबके करीबी हो गए, चाहे चरण सिंह हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, बाद में बीपी सिंह के भी बहुत करीबी रहे, देवीलाल के बहुत करीबी रहे, इन लोगों के बहुत करीबी रहे। तो फिर इन लोगों के करीबी रहने का ही उनको फायदा मिलता रहा और राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। तो वो बात रही और फिर जब ये 2 हार हुई तो फिर उनको समझ में आया कि अब दिक्कत हो गई है। बाद के दिनों में हम देखते हैं कि शरद यादव जमीनी नेता नहीं रहे, संघर्ष करने वाले नेता नहीं रहे, वो आइडियोलॉग हो गए, नीति बनाते थे, रणनीतिकार हो गए। बाद में उनका पूरा कैरियर भी जो चला वो अलग अलग पार्टियों के बड़े नेताओं की वजह से ही चला। समाजवाद की राजनीति कर रहे शरद यादव का नया ठिकाना अब जनता दल था। बोफोर्स स्कैंडल की मार झेल रही कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और अब केंद्र का नया चेहरा थे जनता दल की अगुवाई कर रहे वीपी सिंह। जनता पार्टी की ही तरह 1989 में कांग्रेस विरोधी पार्टियों ने जोड़ कर भानुमति का कुनबा खड़ा कर दिया, मगर जल्द ही वीपी सिंह के सिर पर एक वज्रपात टूटने वाला था। मंडल कमीशन, एक कमीशन जिसके तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ही तरह ओबीसी जातियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 10 सालों से इस कमीशन की सिफारिश अटकी हुई थी। वीपी सिंह भी इसे लागू करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी के अंदर समाजवाद का एक बड़ा धड़ा इसके पक्ष में आवाज बुलंद कर रहा था और इसमें सबसे आगे नाम था शरद यादव का। वीपी सिंह अब सोच में पड़ गए, लेकिन तभी उन्होंने एक चाल चली और उप प्रधानमंत्री और अपने प्रतिद्वंदी चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में मंडल कमीशन पर कमेटी बना दी। लेकिन तभी एक संकट और आन पड़ा। हरियाणा और पश्चिमी यूपी का जाट समाज भी खुद को ओबीसी में शामिल करने की मांग करने लगे। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह भी इसके पक्ष में मुखर थे। देवीलाल के लिए अब ये धर्म संकट था। अगर वो जाटों को ओबीसी का दर्जा देते तो सारा श्रेय अजीत सिंह ले जाते, और ऐसा ना करते तो ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो जाता। ये देख वीपी सिंह को लगा कि मंडल कमीशन अपने अंत की ओर है, लेकिन शरद यादव सही मौके के इंतजार में थे। इसी सब के बीच वीपी सिंह ने शरद यादव को मिलने का न्योता भेजा। शरद वीपी से मिलने पहुंचे तो मालूम चला कि वीपी ने देवीलाल को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया है। शरद ने वीपी से ऐसा ना करने का अनुरोध किया, लेकिन वो नहीं माने। शरद जब पीएम आवास से जाने लगे तो वीपी सिंह बोले, शरद, मेरी एक बात मानोगे? मैं जानता हूं कि चौधरी देवीलाल से तुम्हारे अच्छे संबंध हैं, लेकिन जनता दल छोड़कर देवीलाल का हाथ मत थामना, वरना पार्टी बिखर जाएगी। शरद यादव इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने मौके का फायदा उठाए और छूटते ही बोल पड़े, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करनी होगी। वीपी सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने खुद को संभाला और बोले, ठीक है, 15 अगस्त को मैं लाल किले से इसकी घोषणा कर दूंगा। मैं 15 अगस्त का इंतजार नहीं कर सकता, आपको 9 अगस्त से पहले इसकी घोषणा करनी होगी। वीपी सिंह मौन रहे और बस सिर हिला दिया।
शरद भी उसी वक्त वहां से रवाना हो गए। 7 जनवरी 1990 मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसने ओबीसी के खाते में 27% आरक्षण लाकर रख दिया। इस मसले पर शरद यादव ने द लल्लन टॉप के साथ इंटरव्यू में अपनी बात रखी थी। फिर जब भी मंडल लगा तो चौधरी देवीलाल जो है उनको निकाल दिया गया था। तो इसके बाद जो है या तो मैं देवीलाल जी के साथ जाता या मंडल लगता। तो जब वीपी सिंह ने मंडल लगा दिया तो मैं इनके साथ रह गया। कई जानकार शरद यादव को राजनीतिक तिकड़मों का टेक्नीशियन मानते हैं, जिन्हें बीच का रास्ता निकालना आता था। मंडल कमीशन लागू होने के 5 महीने पहले बिहार में एक राजनीतिक पेच फंसा था, लेकिन शरद यादव यहां भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनकर निकले। आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी कुलदीप मिश्र ये किस्सा सुनाते हैं। देखिए, ये कोई मेरा ख्याल है कि मंडल कमीशन लागू होने के 5 महीने बाद की बात होगी और बिहार में बड़ा एक राजनीतिक मसला हो गया था। जनता दल बिहार चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई थी, लेकिन विधायक दल का नेता कौन बनेगा, इसको लेकर के बड़ा दो फाड़ की स्थिति थी। और उसमें से एक खेमा पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को नेता बनाना चाह रहा था विधायक दल का, और दूसरा खेमा लालू प्रसाद यादव के साथ था। पर सबको ये लग रहा था कि रामसुंदर दास, क्योंकि एक पुराने नेता हैं और एक लेगेसी है उनकी, तो वो लालू यादव पर 20 पड़ रहे हैं। और उसका कारण ये था कि वीपी सिंह, जॉर्ज फर्नांडीज, अजीत सिंह जैसे नेताओं का समर्थन रामसुंदर दास के साथ था। पर लालू यादव के पास था चौधरी देवीलाल का समर्थन, और इन्हीं सब के बीच प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे उस वक्त। तो उन्होंने जॉर्ज फर्नांडीज, अजीत सिंह और सुरेंद्र मोहन, इन तीनों को पर्यवेक्षक बनाकर पटना भेजा। और इन तीनों नामों ने लालू यादव की चिंता को और बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो रामसुंदर दास को ही चुनेंगे। और फिर लालू जी भागे भागे गए देवीलाल जी के पास और बोले कि अगर बिहार में आपका कोई हिमायती पर्यवेक्षक दल में नहीं होगा तो चुनाव आप नहीं जीत पाएंगे। इस मुलाकात के बाद देवीलाल ने 2 सिपह सालारों की पर्यवेक्षक दल में एंट्री करवाई, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव। और फिर पटना का सियासी मुआयना करने के बाद शरद यादव को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि लालू यादव विधायक दल का चुनाव तो नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये जो वक्त था वो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने का वक्त था, और शरद यादव तब तक इन तिकड़मों में माहिर हो चुके थे। तो वो बिना समय गंवाए पहुँचे जनता दल के तीसरे सबसे बड़े स्तंभ चंद्रशेखर के यहाँ, जो वीपी सिंह से खार खाए बैठे थे। और शरद यादव और चंद्रशेखर के बीच कुछ घंटे की बातचीत हुई। चंद्रशेखर के आदेश पर एक तीसरा खिलाड़ी इस चुनाव में उतरा। विधायक दल के नेता के चुनाव में लालू यादव, रामसुंदर दास पहले से थे। चंद्रशेखर के कहने से शिवहर से विधायक और चंद्रशेखर के शिष्य रघुनाथ झा ने भी अपना दावा ठोक दिया। तो 8 मार्च 1990 का दिन था, चुनाव जब होना था। पर्चे बंट गए और हॉल के बाहर रामसुंदर दास जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और लालू यादव के समर्थक भी अपने नारे लगा रहे थे। और इन दोनों से अलग एक नारा था जो सुनाई पड़ रहा था, वो था दिल्ली में विश्वनाथ, बिहार में रघुनाथ। वोटिंग खत्म हुई और जब काउंटिंग हुई, जब बक्सा खोला गया, तो रघुनाथ झा के हिस्से 12 वोट आए। 56 वोटों पर रामसुंदर दास का नाम था और लालू प्रसाद यादव को 59 वोटों का समर्थन मिला था। और लालू प्रसाद यादव विधायक दल के अब नए नेता हो चुके थे, जो 2 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी कहानी में लालू यादव को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में किंग मेकर बनकर के पर्दे के पीछे से जो आदमी काम कर रहा था, वो था शरद यादव। देश की राजनीति में एक ही समाज से आने वाले 3 नेता मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव का सफर अरसे तक साथ चला। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि बदलते हालातों में ये तीनों नेता एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते रहे। बिहार में लालू यादव की सरकार बनने के 6 साल बाद ही सब कुछ बदल गया। लालू के सबसे करीबी शरद यादव ही उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए थे। पुष्यमित्र: जिस वक्त लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो उस समय शरद यादव उनसे बड़े नेता थे। हालांकि लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों की अपनी इच्छाएं थी। देवीलाल का समर्थन था लालू यादव को, और नीतीश कुमार भी चाहते थे, शरद यादव भी चाहते थे। वीपी सिंह के कैंडिडेट बताए जाते थे रामसुंदर दास, युवा थे लालू यादव। तो इन सब लोगों ने उनको समर्थन दिया, शरद यादव ने भी समर्थन दिया। लेकिन शरद यादव, मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये चाहते रहे थे कि लालू यादव वही काम करें जो वो उनको गाइड करें। वो एक तरह से अभिभावक और गाइड के रूप में
रहना चाहते थे और उन्हें काम में हस्तक्षेप करते थे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जैसे लालू यादव का व्यक्तित्व बहुत अलग ढंग का है, वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं और किसी से उस तरह से बहुत इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, जो उनका मन होता है वही करते हैं। उनके पार्टी में भी कभी ऐसी स्थिति नहीं रही, जनता पार्टी या जनता दल का भी उन पर कभी दबाव नहीं रहा, ना वो मानते रहे। एक तो ये वजह रही। दूसरी वजह ये रही कि वो देवीलाल से फिर बीपी सिंह के करीबी होते चले गए। तो एक बार ऐसा भी हुआ कि शरद यादव ने खुद ऐसी योजना बना ली कि लालू यादव को हटवा कर रामसुंदर दास को बिहार का सीएम बनाएंगे। उस समय बिहार की राजनीति इसी तरह से चलती थी कि आला कमान जो चाहता था, कांग्रेस में तो यही चलता था कि 2 साल 2.5 साल कोई सीएम रहा, फिर उसको हटा के किसी दूसरे को बनवा लिए। तो वही शरद यादव ने कोशिश की और फिर बीपी सिंह के पास गए। लेकिन इस बीच लालू यादव ने इस चीज को भांप लिया और उन्होंने अपनी पार्टी अलग कर ली और नई पार्टी बना ली। तो ये दिक्कत लालू यादव के साथ हुई। ये बड़ी वजह बताई जाती है दोनों के बीच जो दिक्कत हुई इसकी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद 1991 में शरद यादव ने बिहार का रुख किया। मधेपुरा से जीतकर वो चौथी दफा लोकसभा पहुंचे। जिस लालू प्रसाद यादव को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया, उन्हीं की मदद ली और बिहार के मधेपुरा को अपना कार्य क्षेत्र भी बनाया। लेकिन 1997 में उसी लालू के सामने जनता दल की अध्यक्ष पद को लेकर शरद ने अपनी चुनौती पेश कर दी। उन दिनों लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मुश्किलों में फंसते जा रहे थे। लालू ने अपनी पुस्तक राजनीतिक यात्रा गोपालगंज टू रायसीना में राष्ट्रीय जनता दल के गठन की वजह बताते हुए कहा, जुलाई 1997 में पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। मैं नहीं समझ पाया कि आखिर शरद जी ने किन वजहों से आखिरी समय में अध्यक्ष पद की दौड़ में कूदने का फैसला किया। मैं अपने नेतृत्व में पार्टी को जीत दिला रहा था। बिहार में दूसरी मर्तबा सरकार बन गई थी, केंद्र में सरकार थी, उन्हें मेरा साथ देना था। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा पार्टी अध्यक्ष पद पर मुझे हटाकर काबिज होने की हो गई। दरअसल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए शरद ने पार्टी की कार्यकारिणी में अपने समर्थकों की संख्या इतनी कर ली थी कि लालू यादव को अंदाजा हो गया था कि अगर वे चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार होगी। इन सब के अलावा शरद यादव पर नीतीश कुमार के साथ उनके राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को किनारे लगाने का भी आरोप लगता रहा, जब एक योजनाबद्ध तरीके से जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष की कुर्सी शरद यादव और नीतीश कुमार से उनसे मिलकर छीन ली। बाद में शरद यादव ने इस आरोप पर अपना पक्ष भी रखा था। आज जाट साहब अपने बीच में, हम लोगों को बीच में नहीं है। अब इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्हें कोई नीतीश ने योजनाबद्ध किया है या हमने किया है। हालात उस तरह के ऐसे थे कि, और यहाँ का चुनाव भी था, तो जो सामाजिक दबाव भी होता है समाज में, चुनाव एक अजीब तरह की चीज़ है जो दूर से लोग नहीं समझते हैं। तो ये बात नहीं थी कि उनको किनारे करना था। हमारा भी आग्रह था कि हमको टेक ओवर करना है। जाट साहब जो है वो है ना, उनके ऊपर जिन लोगों का असर था वो हम पसंद नहीं करते थे। वो उनको भी पसंद नहीं था, नीतीश जी को, हमको भी नहीं था तो उनको भी नहीं था। हम लोगों की नापसंदगी के चलते ये फैसला हुआ। जॉर्ज को किनारे कर पार्टी अध्यक्ष बने शरद यादव भी उसी चक्रव्यूह का शिकार हुए जिसकी जद में कभी जॉर्ज आए थे। 2016 में शरद यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगाते हुए नीतीश ने शरद से अध्यक्ष पद वापस ले लिया, साथ ही राज्यसभा की सदस्यता भी छीन ली। जदयू से अलग होकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी, लोकतांत्रिक जनता दल। दरअसल 2015 में महागठबंधन बनने के साल भर बाद ही नीतीश वापस एनडीए का साथ चाहते थे। शरद यादव ने इसका विरोध किया, जो नीतीश को खटक गया और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। शरद यादव अपनी साफ गोई और संसद में अपने भाषणों के लिए भी जाने गए। उद्योगपति विजय माल्या जब राज्यसभा पहुंचे तो शरद ने सदन में कहा कि विजय माल्या जैसे लोगों पर सरकार मेहरबान होगी तो यही होगा। विजय माल्या लोफर आदमी है, इसको पकड़ना चाहिए। इसके अलावा नोटबंदी, काला धन और अन्ना आंदोलन के बाद लोकपाल पर भी उनके भाषण बहुत चर्चित रहे। 2016 में नोटबंदी के समय वो उस समय के वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली से भी चुटकी लेने में नहीं चूके थे। मुझे नहीं लगता कि अरुण जेटली जी को पता है ये नोटबंदी का, इनको बताया था कि नहीं बताया था। यदि इनको पता होता तो जरूर ये हमारे मित्र हमको बताते। हम तो पैसे वाले हमको जरूर बताते हैं। हालांकि महिला आरक्षण बिल पर उनका भाषण भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने संसद में महिला आरक्षण का विरोध किया और कहा कि इस बिल का फायदा सिर्फ परकटी महिलाओं को होगा। उनका इशारा शहरी छोटे बाल वाली महिलाओं की ओर था। इस बयान को स्त्री विरोधी कहा गया और इसके लिए उनकी खूब आलोचना हुई। फिर भी शरद यादव की भाषण शैली देशज और अनूठी थी। आज तक.in में एडिटर पाणिनी आनंद बताते हैं। मतलब सामुराई टाइप थे ए बी वर्धन कि एक आप अनानास टेबल पे खड़ा कर दीजिए
एबी बर्धन की सामुराई उसको काट के चली जाएगी और अनानास गिरेगा नहीं। जब आप उसको उठाएंगे तब आपको पता लगेगा अरे ये तो कटा है। शरद यादव भुथरा बना देते थे, सामुराई किनारे रख के लोहा पत्थर लेके उसको कूच देते थे। शरद यादव अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक भविष्यवाणी सच साबित हुई जब उन्होंने नीतीश को लेकर कहा था कि वो वापस से लालू के साथ जा मिलेंगे। अब वो नहीं मानेंगे और ये भी जान लीजिए कि ज्यादा देर नहीं टिकते कहीं। वो जो कह रहे हैं वापस आ, वो सही बात है, वो 100% सही बात है। शरद यादव झूठ नहीं बोलते। तो आज के नामी गिरामी में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड जरूर बताइएगा। पता वही है radio@aajtak.com। कोई ऐसी शख्सियत हो जिस पर आप नामी गिरामी सुनना चाहते हो तो जरूर भेजिएगा। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेजी ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाजत चाहेंगे। शुक्रिया।